नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का आज की हमारी इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है, उनको लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इसी सीरीज में आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के जो क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं मुख्य वो हमने आपको बताया था और एक्सप्लेन भी बताया था। आज हम बताएंगे उन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या जो अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं और जो टेक्निक क्या क्या वर्ड हैं, है ना। जैसे मैंने जो पहले वाला लेक्चर था उसमें आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की कहीं ना कहीं कि जो है बेसिकली मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों है, हमारे जीवन में उनकी क्या अहम भूमिका होती है, वो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आपने वो देखा होगा, है ना। अगर नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे उन्हीं मौलिक अधिकारों को, लेकिन एक एक अनुच्छेद के अनुसार, एक एक अनुच्छेद वाइज हम देखेंगे और जो जो टेक्निक शब्द है उनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके को आप जो है ना इसको एक नोट्स भी बना सकते हैं, इस आधार पे आप नोट्स भी बना सकते हैं। और आइए समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, जो पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है बेसिकली उसे हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 12 अगर कभी आए कि जो अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है, तो आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद जो 12 है बेसिकली उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, वो चीज़ है, ठीक है। अनुच्छेद अगर 13 कभी आए तो अनुच्छेद 13 में बेसिकली अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि अगर कोई भी राज्य सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर वो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उच्चतम न्यायालय जो है उन विधियों को, उन निर्णयों को असंगत या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, ठीक है। तो 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हैं, जो मौलिक अधिकारों को अप्रभावी बनाती हैं, उनको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक है। तो 14 से हम प्रारंभ करते हैं। देखो 14 में क्या कहा गया है, जो अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। तो एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, समझेंगे। आइए तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है, देखो वो कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसका तात्पर्य हुआ कि चाहे रंग हो चाहे राजा हो, अर्थात चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, जाति का हो, समुदाय का हो, छोटा हो बड़ा हो, निर्धन हो अमीर हो, किसी क्षेत्र विशेष का हो, कोई पद पर क्यों ना हो, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सिपाही हो, कोई भी हो, जो है कानून सबके लिए बराबर है, कानून के लिए समक्ष जो है सभी समान होंगे, है ना। उसी कैटेगरी में प्रधानमंत्री को खड़ा किया जाएगा, उसी में एक आम नागरिक को खड़ा किया जाएगा, है ना। कोई भी किसी के साथ जो है कानून के अनुसार, कानून की नज़र में किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद क्या कहता है, 14 कहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि देखो मौलिक अधिकार जो है सबको समान रूप से दिए गए हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं, अब प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 14 जो है जो उसमें कहा गया है कि सभी जो है कानून के समक्ष समान होंगे, तो क्या उसमें फिर विभेद किया गया है, तो लेकिन कुछ चीज़ों में विभेद किया गया है, बिल्कुल किया गया है। जैसे आरक्षण, रिजर्वेशन, अनुच्छेद 14 जो है वो कानून की समझ समानता की बात करता है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन में जो आप जो कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को जो है कुछ विशेष रियायतें दे रहे हैं, है ना। तो वो कानून में कहीं ना कहीं अविभेद हुआ ना, कानून में कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं ना,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने प्रस्तावना देखी थी भारतीय संविधान की, उसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो जिन लोगों को स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय दिया जा रहा है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, इसलिए उन्हें जो सामाजिक न्याय दिया जा रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 14 है उसमें विधि की समझ समता तो है, सभी के सभी समान है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को जो है कुछ स्पेशल जो है दिया गया है, तो उसे आप भेदभाव नहीं कह सकते। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग में जो है ना खुरापाती होता है, वो कहता है अच्छा यार ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये जो फलाने व्यक्ति को, तो ये तो संविधान हमारा बड़ा ख़राब है, बड़ा बेकार संविधान है, इसे बदलने की ज़रूरत है। यार मैं फेसबुक पोस्ट देखता रहता हूँ, आप भी देखते होंगे, हंसी आती है देख करके, उसमें लोग लिख देते हैं अब समय आ गया है साहब भारतीय संविधान को बदलने का। क्यों, क्या हो गया? भेदभाव किया जा रहा है साहब। किन के साथ भेदभाव किया जा रहा है? जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है कि एक समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण का हालांकि मुद्दा एक बड़ा खतरनाक मुद्दा है, और उस समय जो लागू किया गया था वो तो कुछ विशेष सुविधाओं को लेकर, कुछ विशेष उस समय चीज़ें थी उनको लेकर ही किया गया था, लेकिन आज एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। ठीक है, तो उस पर खैर छोड़ो, चलो आओ। ये हो गया अनुच्छेद 14। ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है साहब। अनुच्छेद जो 15 है बेसिकली वो कहता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। कुछ आधारों पर, इसका तात्पर्य हुआ कि अगर राज्य जो है कुछ आधारों पर विभेद करता है तो उसका प्रतिषेध होगा, यानी कि वो प्रतिबंध होगा, ऐसा नहीं कर सकता। क्या है आधार? जाति। अगर राज्य जो है जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, लिंग के आधार पर कर रहा है, धर्म के आधार पर कर रहा है, क्षेत्र के आधार पर कर रहा है, समुदाय के आधार पर कर रहा है विभेद, तो जो है ऐसे कानून जो है उनको कहीं ना कहीं प्रतिबंध कर दिया जाएगा, है ना, प्रतिषेध होगा, मनाही कर दी गई कि आप जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते, इस आधार पर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। किस आधार पर? कि साहब जो है वो फलानी जाति का है, साहब वो जो फलानी लिंग का है ना, महिला है या पुरुष है या बच्चा है, आप विभेद नहीं कर सकते ना। जो है साहब वो फलाने धर्म का है इसलिए हम उसे जो है नौकरी में नहीं रख रहे, या जो है इसलिए हम उसके साथ विभेद कर रहे हैं क्योंकि वो फलाने धर्म का है, फलानी जाति का, फलाने क्षेत्र का है, तमिल है, वो तमिल केरलिया है, कर्नाटक का है, इसलिए हम उसके साथ विभेद कर रहे हैं। नो, आप जो है ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना क्षेत्र के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पहले विभेद होता था जाति के आधार पर। अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति है तो वो जो है भोजनालय में, कुआं, तालाब में पानी नहीं पी सकता, सार्वजनिक सड़कों पर नहीं जा सकता था, तो उनको भी इस प्रकार पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को जातिगत आधार पर उसके साथ विभेद नहीं कर सकते, और ना ही उसे जो है आप प्रताड़ित कर सकते हैं, उसकी जो है बेइज्जती नहीं कर सकते आप, है ना। अच्छी बात है साहब, कहीं ना कहीं समानता की बात कही गई है जो कि जरूरी है। भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में सभी को जो है यहाँ अधिकार दिए गए हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। फिर प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 15 में विभेद किया गया है? बिल्कुल किया गया है साहब। जैसे अभी रिजर्वेशन ले लीजिए आप, रिजर्वेशन में जो विभेद किया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, वो किस आधार पर दिया जा रहा है? जाति के आधार पर दिया जा रहा है, लिंग के आधार पर दिया जा रहा है, महिला पुरुषों दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, बालकों के आधार पर बच्चों को कुछ स्पेशल रियायतें दी जाती हैं, वृद्धों को दी जाती है, तो क्या आप इसे विभेद मानेंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैंने आपसे पहले फिर कहा था, हमारी भारतीय संविधान का उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो अगर एक बात ध्यान रखिएगा, घर में भी आप देखते होंगे कि माँ बाप हमारे होते हैं, मम्मी पापा, वो भी हमारे साथ विभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, विभेद करते हैं। जैसे कोई बच्चा है छोटा, 2 भाई है, एक भाई थोड़ा भोला बाबरा है ना, एक थोड़ा ज़्यादा चंट चालाक है, तो माँ बाप उस भोले बाबरे को, जो बेचारा भोला भंडारी है, उसकी तरफ ज़्यादा निगाह रखते हैं ना, मेरा बेचारा सुधरिया।
है ना, अच्छा मतलब बहुत सुधरो है, बहुत जो है बिल्कुल भूरो है, तो वापस जो ज़्यादा ध्यान रखते हैं वे, है ना। और जो चंड चालाक हो तो वापस थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। इसका तात्पर्य नहीं है कि वो जो भेदभाव कर रहे हैं, वो भेदभाव नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं जो बंदा पीछे पिछड़ न जाए उसके साथ बना रहे, तो उसके लिए सारी की सारी सुविधाएं कर रहे हैं। इसलिए राज्य भी करता है कि ये जो लोग हैं जो जाति के आधार पर वो पिछड़ गए हैं, उन्हें रिजर्वेशन देकर कैसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया अनुच्छेद 15। अब आइए अनुच्छेद 16 देखते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब हो गया नौकरियों में अवसर की समानता। नौकरियों में अवसर की समानता का तात्पर्य क्या है? देखो, आप जो है राज्य कोई भी नौकरी निकालेगा तो उसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है उसमें विशेष रियायत दे रहा है और एक को उसमें जो है कुछ नहीं दे रहा है ना। समान अवसर देगा राज्य, इसमें स्पेशल कहा गया। देखो, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। फिर वही आरक्षण वाली बात, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आरक्षण की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14, 15, 16 ये तीनों के तीनों अनुच्छेद जो है वो आरक्षण से जुड़े हुए होते हैं और इनमें बाकायदा संशोधन किया गया है। और अवसर की जब समानता की हम बात करते हैं तो उसमें देखो SC को 27% आरक्षण दिया गया है, ST को अलग दिया गया है, OBC वालों को जो 27% आरक्षण दिया गया ना, वो इसी के तहत दिया गया है ना। वही फिर बात कि उन लोगों को ऊपर उठाना है जो नीचे दबे कुचले हैं, मुख्य धारा में लाना है। तो मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा, तो इसलिए कर रहा है राज्य। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और जब OBC को आरक्षण, पहले SC ST को आरक्षण दिया गया, लेकिन बाद में फिर 1989 में जो है मंडल कमीशन आया था, मंडल आयोग, उसके तहत OBC वालों को आरक्षण दे दिया। विद्रोह आंदोलन हुआ बहुत सारा, सड़कों पर लोग उतरे, तो फिर जो है OBC में क्रीमी लेयर लागू कर दिया कि ठीक है साहब, आपकी आय अगर एक सीमा से ऊपर है तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अगर उससे नीचे है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रीमी लेयर जो है लागू कर दिया, तो वो ठीक भी था यार, है ना। अब पता चला कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है फिर भी आपको आरक्षण दिया जा रहा है, गलत है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं भी मानता हूँ, आप भी कमेंट करके बताइएगा, चूँकि अभी आरक्षण का थोड़ा सा मुद्दा आ गया है तो थोड़ा बताइएगा कि जो SC ST वालों को आरक्षण दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो हम मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से वो लोग पिछड़े थे, तो समाज में उन्हें कैसे एक उच्च या समान स्थान दिया जाए, उसके लिए उन्हें रियायत देना जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, अगर आप SC ST से भी हैं तो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर आपके पिता को आरक्षण दिया गया है तो क्या आपको ज़रूरी है, आपको आरक्षण देने की वास्तव में आवश्यकता है? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे SC ST को कोई समुदाय का कोई व्यक्ति है और वो एक IAS बन जाता है, एक BCS बन जाता है, एक दरोगा बन जाता है, या कोई भी सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है, तो क्या उसे पुत्र को आरक्षण देना जरूरी है? फिर क्या उसके पुत्र के पुत्र को आरक्षण देना जरूरी है? आप खुद सोचिए यार, इस पर थोड़ी चर्चा कीजिए। आपको नहीं लगता कि आपके समुदाय के लिए लोगों को हानि हो रही है क्योंकि पुत्र के पुत्र को आरक्षण, फिर उसके पुत्र के पुत्र को आरक्षण? यार क्यों? उसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें कैसे ऊपर लाया जाए। जब पिता को आरक्षण मिल चुका है तो वो अपने आप ऊपर आ चुके हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो चुकी है, तो फिर क्या जरूरत है आरक्षण देने की? लेकिन खैर यार, पॉलिटिकल मुद्दा होता, छोड़ो। आइए 17 बात करते हैं। अनुच्छेद जो 17 है वो है अस्पृश्यता का अंत, है ना। अनुच्छेद जो है 17 जो है वो कहता है कि कैसी भी छुआछूत जो है वो है समाज में उसका अंत किया जाएगा, है ना। छुआछूत, जैसे मैंने आपको पहली बार लेक्चर में बताया था कि छुआछूत किस प्रकार से थी, किसी व्यक्ति को जो है टच नहीं होने दिया जाता था, उसकी परछाई तक से जो है अपवित्र हो जाते थे लोग समझ ना, तो उसका अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। और अनुच्छेद जो 18 है वो कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि, कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उपाधि दी जा रही है, उससे वो कहीं ना कहीं जो समानता का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रहा है, तो ऐसी उपाधियों का जो है अंत किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो पद्मश्री हो गए, पद्म विभूषण हो गए, भारत रत्न हो गए, ऐसे कुछ जो पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। सेना से रिलेटेड कोई पुरस्कार हो गया वो तो दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप किसी को सामाजिक उपाधि नहीं दे सकते, है ना। वीर बहादुर, राज बहादुर, चौधरी, ऐसे उपाधि नहीं दे सकते, ठीक है ना। चलो, तो देखो ये हो गया समानता का अधिकार। ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार, प्रश्न आता है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में इसका प्रयोग प्रावधान है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है।
और फिर पर्टिकुलर कौन कौन सी समानता है वो मैंने आपको बताई। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 18 तक है ना। इसे देखिएगा, अनुच्छेद जो 19 से 18 तक है, सॉरी 19 से 22 तक है ना। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। आइए इसे देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो पहला अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आप यह ध्यान रखिएगा, भारत जैसे लोकतंत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलिए कि अनुच्छेद 19 की वजह से ही जो हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो फल फूल रही है। अगर अनुच्छेद 19 को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो फल फूलना बंद कर दी गई है ना। आइए क्या क्या प्रावधान है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में 6 तरह के स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, 6 तरह के अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से 6 अधिकार हैं, कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं, उन्हें देखते हैं। तो देखो, पहली इसमें जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। क्या है साहब, वाक बोलने की है ना, बोलने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। आप जो है अपने विचारों को अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार के जो है आंदोलन करने के माध्यम से आप जो है अपनी बात को किसी भी माध्यम से रख सकते हैं, ये आपके पास अधिकार होगा। जैसे किसान, अभी आप देख लीजिए, इससे पहले जो है किसान आंदोलन हुआ था तो वो किसान अपनी बात रख रहे थे है ना। तो वो जो बात रख रहे थे वो किस आधार पर रख रहे थे, वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर। अब प्रश्न उठता है क्या इसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि संविधान में बाकायदा प्रतिबंध लगाने का भी एक आधार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें जो असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि सीमित है ना, सीमित है। तो इस पर बाकायदा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर कोई सामाजिक जो है ठेस पहुंचती है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को हानि होती है ना, जो लोक व्यवस्था है और उसे कोई हानि होती है, तो इस आधार पर बाकायदा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप जो है देश की एकता अखंडता को बाधित नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्पीच या ऐसा भाषण नहीं दे सकते। ठीक है ना। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप आराम से शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके बिल्कुल विनम्र तरीका से प्रेम से सम्मेलन कर सकते हैं है ना। आप ऐसा नहीं है, आप कोई हथियार नहीं ले जा सकते, आप कोई लाठी डंडा नहीं ले जा सकते है ना, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। आप निहत्ते जाएंगे, बिल्कुल शांत तरीक़ा से जाएंगे है ना, अहिंसा के तरीके से जाएंगे। आप आराम से सम्मेलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो किसान आंदोलन था वो शांतिपूर्वक था, तब तक चलता रहा, और जैसे ही उन्होंने उग्रता अपनाई, पुलिस ने लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले अब जो है बरसाने प्रारंभ कर दिए। तो जब तक आप शांत प्रिय हैं तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा, और जैसे ही आप अशांत होते हैं है ना, आप जो है खदेड़ दिए जाएंगे, पुलिस द्वारा आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, जब लोक व्यवस्था की कोई बात हो, जैसे मैंने कहा आप हो हल्ला कर रहे हैं है ना, तब आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धारा 144 लागू हो तब आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप जो इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर देखिए संगम या संघ बनाने का अधिकार, जो तीसरा जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार हैं, 6 स्वतंत्रता दी गई हैं, उनमें तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है संगम या संघ बनाने का अधिकार। आप जो है अपनी आवाज़ को और प्रखर करने के लिए और जो है प्रभावी बनाने के लिए, अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए आप कोई अगर संघ बनाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आप वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। ठीक है। फिर देखिए चौथी जो स्वतंत्रता वो क्या कहती है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आप जो है अबाध का मतलब है वो बाधा रहित, आप जो है कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे गुजरात घूमने जाना है, मुझे जो है चेन्नई जाना है, मुझे जो है कन्याकुमारी जाना है, मुझे जो है जम्मू कश्मीर जाना है, जम्मू कश्मीर की जो वादियाँ हैं वहाँ घूमना है मुझे,
है ना, पूर्वोत्तर के जो वनस्पतियाँ हैं, जो हरियाली है, उसे मुझे देखना है, समुद्र की जो लहरें हैं वो उसमें मुझे एंजॉय करना है, गोवा के तट पर जाना है मुझे, वहाँ जो है हनीमून मनाना है ना, कुल्लू मनाली जाना है, तो आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता होगी, आप भारत अपनाएं, संपूर्ण भारत अपनाएं, हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है। क्या प्रतिबंध लगाया गया है? देखो, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जो संस्कृति कल्चर है उससे आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वहाँ जाने से रोका गया है। और आप ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकते जहाँ कोई जो है आपकी जान को या आपकी बीमारी, आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खतरा हो, तो ऐसे स्थानों पर जाने की मनाही की गई है। वेश्यावृत्ति वाले जो स्थान होते हैं वहाँ नहीं जा सकते आप, प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए आप जो अखबारों में अक्सर सुनते रहते होंगे कि पुलिस ने फलाने होटल में छापा मारा, वहाँ से इतने जो है प्रेमी युगलों को पकड़ा गया, जोड़ों को पकड़ा गया। तो आपके ऊपर कहीं कि वो प्रतिबंध है, उसी के आधार पर ये चीज़ें की गई है, ठीक है। और देखिए अभी जो जैसे राष्ट्रीय आपदा चल रही है ना, कोरोना एक आपदा है, तो आपको अभी जो है घूमने से रोका जा रहा है ना। तो आप देख लो अभी आपको रोका जा रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ ऐसे प्रतिबंध के आधार हैं जिसके आधार पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 5 देखिए, निवास का अधिकार, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, आप कहीं भी जो है घर या प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके ऊपर फिर प्रतिबंध है कि जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति है उसके आधार पर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, छठवां है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपकी कोई भी मर्जी हो, कौन सा भी व्यापार करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा जो प्रेशर नहीं रहेगा, कोई जो है आपके पास आपको जो है बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं साहब आपको यही करना है ना। पहले तरीका की ना, जैसे कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप सेना में जाएंगे, आप ब्राह्मण हैं तो पाठन करेंगे, आप जो है वैश्य हैं तो व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना। आज जो आपकी जो मर्जी हो, सेना में जाना चाहते सेना में जा सकते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं अध्यापक बनिए, आपको लगता है कि मुझे जो है बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए, है ना, जो मर्जी हो वो व्यवसाय कीजिए। इसके ऊपर भी प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? आप कोई तस्करी नहीं कर सकते, आप जो है मनुष्यों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, चरस गांजे का व्यापार नहीं कर सकते, तो प्रतिबंध है, ज़रूरी है ना। फ्री छोड़ दिया जाए तो सत्यानाश कर देगा व्यक्ति फ्री छोड़ने लायक तो है ही नहीं। जैसे आप ध्यान रखिएगा, मनुष्य को फ्री छोड़ दिएगा आप, सत्यानाश कर देगा, पूरी सभ्यता ही नाश हो जाएगी, है ना। पश्चिम के लोगों को देखो, फ्री छोड़ दिए आप जो करें वो करो, माता पिता से कहती नहीं रोकेंगे तो मेरी मर्जी, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, है ना। उन लोगों का सालों का डायलॉग क्या होता है पश्चिम के लोगों का, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफेयर। आप जो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन किसका बच्चा है, कौन किसके कितने माँ बाप है, कुछ नहीं पता उन लोगों को, कोई परिवार नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। इतनी स्वतंत्रता है उन लोगों को, तो इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए कि उससे सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाए, है ना। हमारे ऊपर देख लीजिए, कहीं अम्मा का, कहीं बाबा का, कहीं ताऊ का, कहीं ताई का नियंत्रण रहता है, कहीं माँ बाप का नियंत्रण रहता है। कहाँ जा रहा है? अच्छा बता के जाना, अच्छा ऐसा कोई काम नहीं करना, अच्छा वहाँ गया था तू, लेट कैसे हो गया, है ना। अच्छा रात में इतनी रात में कैसे तुझे लेट कैसे हो गया, जल्दी आना चाहिए था तुझे, हाँ कल से जल्दी आऊँगा, हाँ जल्दी आना नहीं पिटाई लगा दूंगा, ठीक है। ये कहते हैं ना, ये ज़रूरी है। तो मनुष्य को इतना व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल स्वच्छंद हो जाए, है ना। तो चलो, ये हो गई स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम आते हैं अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 20 को हम लिखते हैं, आइए 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे अगर किसी के आपको जो आप पर कोई अपराध लग गया है, आप जो है अपराधी हो गए हैं, चोरी डकैती मर्डर, है ना, कोई भी अटेम्प्ट आपका लगा, कोई भी किसी धारा के तहत जो है आप पर कोई अटेम्प्ट लग गया है, तो आपके पास ये अधिकार होगा कि आप अपने दोष को सिद्ध कर सकें। आप कह सकें कि मैं जो है दोषी हूँ मैं, तो आप बाकायदा वकील कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, ये पूरे के पूरे आपके पास अधिकार होंगे, ठीक है। और आपको पुलिस जो है
आपको आप अपने ही खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 कहता है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 देखिए, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ जीवन जीने की स्वतंत्रता, आपसे आपका जो जीवन जीने का अधिकार है उसे कोई नहीं छीन सकता, है ना, कोई नहीं छीन सकता। ये प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो सब मिलेगा। शिक्षा चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, बिजली चाहिए, नेट चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपको। आपके जीवन जीने से जो भी रिलेटेड सौदाएँ हैं वो सब आपको दी जाएंगी। आप जो है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता जो है एक महत्वपूर्ण अधिकार, अनुच्छेद 21, इससे आप जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अनुच्छेद 22 देखिए, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ देखिए साधारण कानून और विशेष कानून। देखो निरोध एवं गिरफ्तारी से जो संरक्षण की हम बात करते हैं तो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, क्या है वो साहब, वो ये कि जैसे पुलिस, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 हमने देखिए अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि ये जो 20 है वो तब काम आएगा जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है किसी अपराध के जुर्म में, ठीक है, किसी अपराध के तहत। अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है कि जब आप एक गिरफ्तारी से पहले की बात है, जैसे पुलिस आपके पास गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आप बाकायदा उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप, है ना। आप कह सकते हैं ना कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कोई तानाशाही राज्य आ गया कि आप इस प्रकार से गिरफ्तार कर रहे हैं, बताइए आप हमें। तो उसमें यही कहा गया कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, बाकायदा आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। और जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है दो कानूनों के तहत करती है, एक साधारण कानून होता है, एक विशेष कानून होता है। साधारण कानून में क्या जाता है आपका, जैसे चोरी चपाटी हो गई, है ना, किसी की अवमानना हो गई, ठीक है, मर्डर हो गया, ये भी साधारण कानून होता है। विशेष कानून क्या होता है, कोई देशद्रोह हो गया, कोई आतंकवादी, वो विशेष कानून में आ गया साहब। तो अगर साधारण कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं क्या आधार है, क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस को आपको न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, साधारण कानून के तहत। विशेष कानून के तहत वो आपके साथ क्या करना है वो तो बयान है ना। विशेष कानून के तहत अगर आप पकड़े जाते हैं तो बचिएगा, कभी विशेष कानून के तहत मतलब पकड़िए, पकड़ मत आना, उन्हें कूट के तो देंगे पुलिस वाले, बहुत मारते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखना। विशेष कानून, ठीक है, ये आतंकवादियों के लिए होता है, जैसे हमारे जो उग्रवादी हो गए, आतंकवादी हो गए, जो ऐसे खुरापाती तत्व जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाते हैं, है ना, उन लोगों के लिए बनाया गया है विशेष कानून, ठीक है। आम नागरिकों के लिए नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं, घबराइए मत। अच्छा, अब हम आते हैं कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 दोनों अक्षरों में इसकी बात नहीं कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका जो है शोषण नहीं किया जा सकता। कैसा शोषण साहब, ना ही शारीरिक शोषण, ना ही मानसिक शोषण, कैसा भी शोषण आपका नहीं किया जाएगा। देखो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, इसके अंतर्गत देखिए, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, यानी कि आप जो है मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। जैसे पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, हाट मेला में गए आप कभी, पशुओं के हाट मेला में जाइएगा, है ना, तो बाकायदा पशु होंगे, भैंस हो गए, गाय हो गई, है ना, घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, उनकी हाट मेला होती है। तो आप जाके देखिएगा तो उसमें जो लेन से पशु लगे होते हैं ना, अगर कोई ग्राहक आता है तो बाकायदा पशु की जो पीठ होती है ना, पुष्टा, उसमें जो हाथ मार के दिखता है, और कहीं इधर से हाथ मारेगा, कहीं उधर से, है ना, घूमेगा उसके चारों ओर पशु के, तब जा कर के जो है उसे खरीदेगा, फिर वो बोली लगाएगा। ये आमतौर पर होती है किसकी, पशुओं की हाट देखी होगी उन्हें। जब ये अधिकार नहीं था, एक समय ऐसा था कि मनुष्यों की हाट होती थी, हाट मेले होते थे मनुष्यों के, और बाकायदा मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, लड़के जो है, मेल और फीमेल, औरत और पुरुष जो है लाइन खड़े हुए हैं, और उनको जो खरीदने वाले आते थे तो उन्हें देखते थे कि
अगर कोई लकड़ी या सेंटा जैसा हो तो बात को खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि जी मर मुरी जाओ या कोई जी का काम करेगा कुछ नहीं। और वो अट्टा कट्टा पहलवान सा हो बात तुरंत खरीद लेगो, ताकि लगाए रहेंगे जिन्हें, है ना, जो है काम में लगो रहेगा एकदम वो। तो ऐसे ही तो खरीदेंगे अष्टपुष्ट व्यक्ति है। और कोई भाव या वृद्ध या जो है मरीज टाइप की तो भाई को नहीं खरीदेगा, है ना। ऐसी स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता था। तो इस प्रकार से खरीद फरोख्त होती थी, बहुत मतलब शर्मनाक बात होती थी। अब देखिएगा तो बोलियाँ अलग अलग होती थी। जैसे अगर वो अष्टपुष्ट व्यक्ति है तो उसकी बोली अलग होगी, ऊंची होगी। कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या कोई जो है महिला है उसकी बोली कम होगी। तो इस प्रकार से हाट मिलाए होती थी। तो उसका मना कर दी कि आज दे अनुच्छेद 23 जो है लाठी लेके बैठो है, अगर कोई ऐसा काम करते है तो बाकी खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। वो जो है मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं कर सकता। और एक होता है बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है भैया, जिम्मेदार होते साहब भाई, है ना, साहूकार है गई, कभी पकड़ लाई गरीब रो चाहे आगे तो भाई ब्याज दे दी, ब्याज पैसा दे दो निभा को, है ना, पैसा दे दो निभा को ब्याज पे, ब्याज बढ़ रही है 10 रुपये से करा 20 रुपये से करा। अब बचाओ ना पटा पाए रहो तो क्या करेगा वो भाई, पकड़ लाए, पकड़ के भाई काम में लगाए, ना को पैसा दे रहे, ना जो है भाई खाना खवा रहे। यानी कि मतलब ये है कि आप ये माने चलिए कि ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा हो, कोई निश्चित मजदूरी न मिली उसे हम बलात्श्रम कहते हैं। बिल्कुल लगाओ बचाओ ऐसे बेकार, है ना। तो ऐसे भी कारनामे होते थे। जो बेचारे जो छोटी छोटी जातियों के लोग होते थे उन्हें इसी प्रकार जो है कामों में लगाते थे सवर्ण जाति के लोग, और उन लोगों का शोषण करते थे, शारीरिक आर्थिक, है ना, सामाजिक शोषण हो रहा है उनका। तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि जो है आप जो मानव व्यापार नहीं कर सकते। और बंधुआ मजदूरी पर रोकी, बंधुआ मजदूरी थी। अगर साहब हमने कह दीजिए हम मजदूर हो, ये हमारे पास ही काम करे हो, कोई तनख्वाह नहीं देंगे, रोटी पानी देंगे, कच्चा चावल दाल खा जा बस भाग जा, कोई तनख्वाह नहीं, कोई निश्चित रकम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाए दो। अनुच्छेद 24 देखो क्या कह रहा हो भैया, अनुच्छेद 24 कह रहा हो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। देखो बालक होते हैं, बालक बच्चा, जिसे हम बाल सेना बोलते हैं जी। जो बाल सेना होते हैं जी 14 साल की उम्र के नीचे के बच्चा होते हैं जी। कहा है ना कि होटल में पे बर्तन मजवा रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं बार टाइम काम करवाए रहे इन लोगों ने पे। वो तो कहा है कि जी काम बहुत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इनका कोई जो है वो काम खूब करते हैं। चूँकि एक उम्र ऐसी होती है, पैसा भी लोगों ने देते तो जाते का प्रभाव पड़ रहा था। जो बच्चे ने की जो आने वाला भविष्य था वो प्रभावित हो रहा था। और सोच के देखिए 14 साल की उम्र, कम उम्र का बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा, काम करेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। और जब पढ़ नहीं पाएगा तो फिर उसका जो फ्यूचर है, राजनीतिक और जो आर्थिक विकास है, मानसिक विकास है, वो प्रभावित हो जाएगा। और आपको पता है कि बच्चे ही किसी देश के फ्यूचर होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हम अपने देश के फ्यूचर को दांव पर लगा रहे हैं, है ना। तो उस पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में जो है आदमी बालकों के नियोजन का निषेध करता है। 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों से आप जो है कोई भी कैसा भी काम नहीं ले सकते, ये प्रतिबंध होगा 24, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल नोट्स है, एकदम अच्छा नोट्स है, परफेक्ट नोट्स है, रिवीजन मार दीजिएगा। और जो मैंने बताया है उसे आप समझ के पढ़िएगा, है ना, व्यवहार में रिलेट करके पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। तो आप ऐसे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। चलो आप नोट्स बना लिया होगा, देख लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी। चलो आओ अब आगे हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या जो अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। आइए देखते हैं। और उसके बाद वाला जो बचा हुआ भाग होगा उससे हम देखेंगे तीसरी वाली लेक्चर में, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा सब्र पकड़ते हैं, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जी जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है।
नोट कर लीजिए आप। अनुच्छेद जो 25 से 28 तक इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 25 में जो कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब है अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अगर मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे लग रहा है कि जो है मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है, मुझे शिव की पूजा करनी है, मुझे जो है गिरिराज जी महाराज की पूजा करनी है, मुझे जो है वैष्णो देवी की पूजा करनी है, किसी जो है गॉड या किसी बौद्ध जैन किसी की पूजा करनी है, मैं कर सकता हूँ, है ना। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि अंतःकरण का मतलब ये होगा कि मुझे जो है धर्म को अबाध रूप से मानने और उसकी स्वतंत्रता होगी, है ना। धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को जो है अबाध रूप से, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या कहता है साहब? 26 कहता है कि अगर मेरा कोई धर्म है, ठीक है, मैं उसका प्रचार प्रसार करना चाह रहा हूँ, मैं जो है धर्म को जो है बढ़ावा देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अगर मुझे कोई संगठन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे कोई संस्था या संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं जो है वो कर सकता हूँ। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की क्षमता, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि मैं अपने जो धार्मिक कार्य हैं उनको कैसे प्रबंध करना है उसकी मुझे पूर्ण स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार